तो दोस्तों स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमारा लगभग 50% सिलेबस हो चुका है और अब हम अगला जो 50% सिलेबस है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने वो पिछले क्लासे नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट का भी लगभग 50% सिलेबस हो चुका है तो उनकी भी आप क्लासेस देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आज इस सब्जेक्ट में आज हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एंटरप्राइज फॉर्मेशन। यानी कि हम जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं या उद्यम जब हम शुरू करते हैं तब उसका किस तरह से हमें फॉर्मेट बनाना चाहिए। हर एक टॉपिक पर अलग अलग स्टेज पर क्या क्या हमें बातें ध्यान रखनी चाहिए, उन बातों पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ओनरशिप होती है यानी कि स्वामित्व के प्रकार का चुना, यानी कि आप यदि उद्यम शुरू करते हैं या एंटरप्राइज जो शुरू करते हैं तो उसमें आपको पहले यह तय करना है कि आप किसी पार्टनरशिप के साथ ये कार्य करने वाले या किसी कंपनी में ये काम करने वाले, ये आपको पहले तय करना है। फिर आपको ये तय करना है कि पंजीकरण कराएं, यानी कि आप जो भी उद्यम शुरू करें उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आपको कराना चाहिए। फिर आपको जो साइट जहाँ पे आपको अपना उद्यम शुरू करना है उस स्थान का चयन करना चाहिए। और फिर आपको जो आप पूंजी के जो स्रोत होते हैं यानी आपको ऋण कहाँ से मिलेगा उसका तय करना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि आपको जो भी आप सामग्री उत्पाद आप बनाना चाहते हैं या उत्पाद आप निर्माण करना चाहते हैं, अच्छी गुणवत्ता का निर्माण आप कैसे जो अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का आप निर्माण किस तरह से कर सकते हैं उसका चयन करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उसकी पैकेजिंग किस तरह से करनी चाहिए और अपने जो भी आप वितरण करते हैं थोक में वितरण करना चाहते हैं या किस तरह से करना चाहते हैं, ये सभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हम एक एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामित्व के प्रकार का चयन, यानी कि सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप का चयन किस तरह से करना चाहिए कि स्वामित्व का प्रकार उस कानूनी संरचना को दर्शाता है जो ये तय करता है कि व्यवसाय का मालिक कौन होगा। यानी कि आपको जो भी आप व्यवसाय शुरू करते हैं, जो आप उद्यम शुरू करते हैं, आपको ये तय करना है कि उसका मालिक कौन होगा, उसे कौन संचालित करेगा, उसका उत्तरदायित्व किसका होगा, यानी उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, उसे संचालित कौन करेगा, उसका मालिक कौन होगा, उसका चयन करना चाहिए। सबसे पहले उसके कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि जो स्वामित्व होता है उसके कुछ प्रकार होते हैं। यदि आप एकल स्वामित्व होते हैं यानी कि एक व्यक्ति का ही मालिकाना हक, यानी कि जब एक ही मालिक हो उसका, जैसे आप किसी उद्यम शुरू करते हैं, जैसे आपने किसी बड़े व्यापार जैसे मार्बल का या किसी भी प्रकार का जो को भी आप बिजनेस करते हैं उसका केवल एक ही मालिक हो तो उसका होता है कि एकल स्वामित्व वाला प्रकार होता है। सरल और कम लागत वाली प्रणाली होती है। फिर आता है साझेदारी यानी पार्टनरशिप में, यदि आप दो या दो से अधिक लोगों के साथ पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो दो या दो से अधिक लोगों की साझेदारी में व्यवसाय किया जाता है। उसमें सभी लोगों की बराबर उत्तरदायित्व होता है। लाभ हानि बंटवारा साझेदारी में होता है, यानी कि यदि आप कितना लाभ होता है या हानि होती है, सभी जो भी पार्टनरशिप पार्टनर है उन सभी में जो लाभ या हानि होती है उसकी साझेदारी होती है, यानी बराबर उनका लाभ होता है। तो लाभ का भी जितना लाभ हो सभी में बराबर लाभ होता है और हानि भी बराबर जो साझेदारी होती है बंटवारा होता है। फिर आता है कंपनी, तीसरा स्वामित्व का प्रकार जो होता है वो होता है कंपनी। अलग कानूनी पहचान वाली संस्था होती है, अधिक पूंजी और जिम्मेदारियां होती है, यानी कि जो कंपनी होती है वो छोटी मोटी कंपनी बड़ी कंपनी होती है, कानूनी पहचान वाली एक संस्था होती है, इसमें जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता भी होती है। फिर आती है सहकारी संस्था, यानी सामूहिक प्रयास में चलने वाले जो व्यवसाय होते हैं वो आते हैं सहायकारी जो स्वामित्व होते हैं उसमें आते हैं। इस आधार पर करें पूंजी की मात्रा, जोखिम उठाने की क्षमता, नियंत्रण की आवश्यकता और विस्तार की योजना होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज, यानी उद्यम का पंजीकरण किस तरह से करना चाहिए। और
पंजीकरण व्यवसाय को कानूनी मान्यता देता है और आधिकारिक रूप से संचालित की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि जो भी आप व्यवसाय शुरू करते हैं उसे कानूनी रूप से जो मान्यता मिलती है वो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा मिलती है। इसलिए आप जो भी व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले आपको उसका पंजीकरण करवाना चाहिए और उससे पहले आपको स्वामित्व का चयन करना चाहिए। आवश्यक पंजीकरण कौन-कौन से होते हैं तो जिसमें सबसे पहला आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी यदि बिक्री एक तय सीमा से ऊपर हो, यानी कि यदि आप अच्छा आपका व्यवसाय चल रहा हो और आपकी जो बिक्री है वो एक सीमा से ऊपर हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। दूसरा आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ये जो पंजीकरण होता है वो होता है। फिर आता है शॉप का, जो आप जो भी दुकान खोलते हैं उसका लाइसेंस वगैरह आपके पास होना चाहिए व्यापारिक गतिविधियों के लिए। फिर आता है एफएसएसएआई, यानी खाद्य व्यवसाय के लिए ये एक जो पंजीकरण है। और ट्रेड लाइसेंस, पेन और टेन टीएन अन्य जरूरी जो कागजात होते हैं वो भी आपको पंजीकरण में या रजिस्ट्रेशन में आपको सभी कागजात जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसके अनुरूप जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो पंजीकरण की, जो रजिस्ट्रेशन की जो भी कार्रवाई होती है वो आपको संपन्न करनी चाहिए। और इसके फायदे क्या होते हैं, यानी इसका जो एडवांटेज क्या होता है कि जो बैंक से जो ऋण लेते हैं आप, जो बैंक से ऋण लेना आसान हो जाता है। दूसरी जो सरकारी योजनाएं होती है उनका लाभ भी ले पाते हैं और जो कर लेते हैं आप वो भी आसानी से मिल जाता है और उनको लाभ भी होता है। ये इसके कुछ एडवांटेज थे कि हमें पंजीकरण क्यों कराना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए यदि मैं कोई व्यवसाय खोलता हूँ तो उसका पंजीकरण क्यों कराना चाहिए, तो आपको उसके फायदे एडवांटेज भी बताने कि आप यदि बैंक से ऋण लेना चाहते हो तो आपको जो ऋण है वो आसानी से मिल जाएगा। जो सरकारी योजनाएं होती है वो भी आपको, उसके लाभ भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी लोकेशन, यानी कि आप जहाँ पे उद्यम शुरू करना चाहते हैं, जैसे यदि आप किसी एग्रीकल्चर के फील्ड से हो तो किसी कृषि के लिए कोई भी आप जैसे व्यवसाय शुरू करें तो उसके जो लोकेशन है वो आपको तय करनी है कि आपको किस लोकेशन पर आपका उद्यम शुरू करना है या अपना व्यवसाय शुरू करना है। स्थान व्यवसाय की सफलता में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि ये ग्राहकों की पहुंच, आपूर्ति और लागत को प्रभावित करता है। यानी कि जो स्थान का चयन होता है वो आपको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यही एक मुख्य बिंदु होता है आपकी जो व्यवसाय होता है उसे सफल बनाने में। क्योंकि क्या होता है कि यदि आपने इस स्थान पर, यदि आपने व्यवसाय का जो स्थान है ऐसा स्थान चुन लिया जहाँ पे ग्राहक पहुंच ही नहीं पा रहे, या वहाँ पे जो भी आप निर्माण कर रहे हैं अपना जो व्यवसाय है उसकी मांग कम हो या वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो, तो ऐसे स्थानों पर से आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चयन करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए जिसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है बाजार की निकटता, यानी कि आप जो भी व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें बाजार पास में होना चाहिए। ग्राहक जहाँ आसानी से पहुंच सके, मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी जो ग्राहक है वो आसानी से पहुंच सके, इसलिए आपको जो भी आप व्यवसाय शुरू करते हो बाजार के पास होना चाहिए, निकट होना चाहिए ताकि जो ग्राहक है वो आसानी से पहुंच जाए। कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि आप लागत घटाने के लिए स्रोत के पास होना फायदेमंद है, यानी कि जो कच्चा माल प्राप्त करते हैं तो उसको कच्चा माल होता है उसकी उपलब्धता जो होती है वो पास ही होनी चाहिए, आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए। फिर आता है परिवहन और संचार, यानी ट्रांसफर और कम्युनिकेशन, यानी कि जो ट्रांसफर होता है, जो अच्छी सड़कें होनी चाहिए और नेटवर्क की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप व्यवसाय है जिसे हम बाजारों में बेचते हैं तो वहां पे सड़कें होनी चाहिए, संचार का अच्छा जो नेटवर्क वगैरह होता है वो अच्छा होना चाहिए। फिर आता है बिजली बिजली पानी की सुविधा, यानी कि उत्पादन और संचालन के लिए आवश्यक है। यानी कि आप मान लो ऐसा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं जिसमें बिजली की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, तो यदि कहीं पे आप ऐसे स्थान पर वो व्यवसाय शुरू कर लेते हैं जहाँ पे बिजली और पानी दोनों ही उपलब्ध नहीं है, तो आपको ऐसे स्थानों को भी चयन करते समय इन इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किराया और कानूनी स्थिति, यानी जगह का किराया उचित हो और वैध हो, यानी कि आप यदि किराए पर जमीन लेकर या किराए पर व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसका किराया ये ऐसा नहीं हो कि आपके प्रॉफिट तो हो रहा है कम और उससे ज्यादा तो आपके किराया ही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी के स्रोत क्या है, यानी कि आप यदि व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें पूंजी तो लगेगी ही, यानी जो सोर्स ऑफ कैपिटल है तो आपकी उस पूंजी का सोर्स क्या होना चाहिए कि जो पूंजी किसी भी व्यवसाय की जान होती है उद्यम शुरू करने के लिए और चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होती है व्यवसाय शुरू करने में वो होती है उसकी पूंजी, यानी पूंजी के स्रोत।
तो मुख्य रूप से पूंजी के स्रोत क्या होते हैं कि स्वयं की बचत, यानी उद्यमी को अपने जमा पूंजी, यानी यदि आप अपने से सक्षम हो कि आपके पास इतनी पूंजी है कि आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट आता है परिवार या मित्रों से ऋण ले सकते हैं। तीसरा आता है बैंक से आप ऋण ले सकते हैं। चौथा आता है सरकारी योजनाएं जैसे कि मुद्रा हो गई, स्टैंड अप इंडिया हो गया या पीएमई जीपी हो गया, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनसे भी आप, इनका भी जो सरकारी योजना है इनका लाभ उठा सकते हैं। इनसे भी आप ऋण ले सकते हैं। फिर आता है एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, इन्हें छोटे उद्यमियों के लिए बेहतर विकल्प है। फिर आता है विनियोगकर्ता निवेशक, जिसमें आप स्टार्टअप्स का को फंड देने वाली निजी निवेशक है। और चयन पूंजी की आवश्यकता, चुकाने की क्षमता क्षमता और जोखिम पर आधारित होना चाहिए, यानी कि आपको जो भी आप पूंजी, जो भी आप ऋण लेते हैं, उसे आपको समय पर चुकाना चाहिए या चुकाने की क्षमता होनी चाहिए और जोखिम पर आधारित होना चाहिए, यानी कि आप जितना व्यवसाय शुरू करते हैं उस हिसाब से आपको ऋण लेना चाहिए। अपने जोखिम पर आप जो भी, जो पूंजी की व्यवस्था होती है वो आप कर सकते हैं। फिर आता है कि निर्माण ज्ञान की प्राप्ति, पैकेजिंग और वितरण, यानी कि आपने इसमें क्या क्या देखा कि आपने सबसे पहले स्वामित्व का चयन कर लिया। फिर आपने उसमें जो भी, जो स्थान का चयन था वो भी आपने देख लिया। उसमें क्या आप मटेरियल बनाना चाहते हैं वो भी आपने देख लिया। और उसमें क्या है कि जो, वो भी आपने अनेक से पॉइंट देखे। फिर हम बात करते हैं कि जो आपने जो उत्पाद बनाना है उसका निर्माण ज्ञान की प्राप्ति, पैकेजिंग और वितरण, यानी कि निर्माण ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है कि निर्माण ज्ञान का मतलब है किसी उत्पाद को कुशलता और गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी और व्यापारिक कौशल होना चाहिए, यानी कि कौशल का, जो भी आप उत्पाद बना रहे हैं उसे कुशलता पूर्वक बनाने की और अच्छी गुणवत्ता का बनाने की आपके पास व्यवहारिक कौशल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान को आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा द्वारा, यानी एमसीएमई सेंटर, आईटीआई और सरकारी प्राइवेट स्कूल सेंटर्स के माध्यम से निर्माण से जुड़ी तकनीक, मशीनों का उपयोग, वर्क फ्लो और को आदि सिखाया जाता है, यानी कि आप इसे प्रशिक्षण ले सकते हैं, आप कहीं पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी सरकारी अनुसंधान संस्थाएं जैसे सीएसआईआर, आईसीआरआई, डीआरडीओ या विश्वविद्यालयों से किसी विशेष प्रक्रिया की तकनीक खरीदी जा सकती है, यानी कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करा सकते हैं। अनुभवी उद्यमियों से सीखना, यानी कि जो उद्योगों से इंटर्नशिप, फील्ड विजिट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से व्यवहारिक जानकारी ली जाती है, यानी कि आप जो अनुभवी पहले से जो उद्यमी है उस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट है, उनसे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या सीख सकते हैं। ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, यानी यूट्यूब, एनपीटीईएल और एमसीएमई पोर्टल जैसे माध्यमों से वीडियो, नोट्स, वर्कशॉप आदि से सीख सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे अभी आप जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इस तरह से आप यूट्यूब पर भी हर जो वीडियो अपलोड होता है या प्रोवाइड किया जाता है तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। फिर आता है पैकेजिंग, यानी कि आपने जो निर्माण बनाना तो सीख लिया, निर्माण करना, फिर आप उसकी पैकेजिंग किस तरह से करते हैं। तो इसकी पैकेजिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद को किसी डिब्बे, थैली या कंटेनर में इस तरह से रखा जाता है कि वह सुरक्षित भी रहे और आकर्षक भी लगे, यानी कि जो पैकेजिंग क्यों की जाती है कि जो उत्पाद है या जो उत्पाद है उसकी जो सुरक्षा के लिए पैकेजिंग की जाती है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और वो जो आकर्षक भी लगे। फिर आता है पैकेजिंग के उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा उसकी, जो सबसे और महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो इसकी सुरक्षा है, यानी कि जो भी जो पैकेजिंग है से उत्पाद धूल, नमी, टूट-फूट, जीवाणुओं से सुरक्षित रहता है। फिर आता है कि इसका जो पहचान और ब्रांडिंग, यानी कि आप लेबल, लोगों के और डिजाइन से ब्रांड की पहचान होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि यदि आप कोई पार्सल मंगाते हैं तो उस पर उससे जो भी वो कंपनी का या लोगो होता है या जो डिजाइन से ब्रांड, जो ब्रांड होता है उसका उसका पता चल जाता है। जानकारी देना, यानी पैकेज में मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बेंच नंबर, घटक आदि दिए जाते हैं, यानी आपको पता चल जाता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब बना है, वो सारी जानकारी आपको पैकेजिंग से पता चलती है। उपभोक्ता को आकर्षित करना, यानी सुंदर पैकेजिंग उपभोक्ता को ध्यान खींचती है और बिक्री बढ़ाती है, यानी कि जो अच्छी पैकिंग होगी तो उससे क्या होगा कि जो जो ग्राहक है उनका ध्यान उसकी ओर खींचता है और वो अच्छे से उसको
खरीदते भी ज्यादा है। फिर आता है वितरण। आपने पैकिंग भी कर ली, आपने स्थान का चयन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप किस तरह से उसका वितरण करेंगे? तो वितरण वह प्रक्रिया है जिसमें तैयार उत्पाद को फैक्ट्री से ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, एक निश्चित चैनल या प्रणाली के माध्यम से, यानी ग्राहकों तक जो उत्पाद होता है उसको पहुंचाना ही वितरण कहलाता है। इसकी वितरण की प्रक्रिया क्या होती है कि स्टॉकिंग या वेयर हाउसिंग, इन्हें तैयार उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जैसे कि आपने मान लो किसी प्रकार, जैसे आपने केले की खेती की, तो केले को सुरक्षित रखने के लिए आप गोदाम को तो बनाना चाहिए ना, गोदाम की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास ताकि आप केले को सुरक्षित रख सके। या आपने किसी अन्य फ्रूट की जैसे आम की खेती की है तो आम को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आता है वितरण नेटवर्क तैयार करना, यानी थोक व्यापारी, डीलर, रिटेलर, एजेंट्स के माध्यम से उत्पाद बाजार तक पहुंचाया जाता है। यानी कि आप किस तरह से व्यापारी या थोक में आप अपने जो उत्पाद है उसे बेचना चाहते हैं, डीलर के रूप में बेचना चाहते हैं या एजेंट्स के माध्यम से आपको उसको बाजारों तक पहुंचाना है। और फिर आता है कि जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रक, वैन, कुरियर और अन्य साधनों के ऐसे उत्पादों की डिलीवरी होती है। और लास्ट आता है ऑनलाइन वितरण, जैसे कि आप अभी बहुत प्रचलित भी है, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और अपनी वेबसाइट से सीधे बिक्री और होम डिलीवरी भी होती है। यानी कि आप घर बैठे भी जो भी सामान है उसे पहुंचा सकते हैं किसी के भी घर पर ऑनलाइन रूप से, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह, जो अमेज़न वगैरह होते हैं, अलग-अलग जो मीशो हो गया, शॉपी वगैरह, और भी अनेक से अलग-अलग ऐप होते हैं, सभी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी ऑनलाइन वितरण का ही रूप है। तो इसमें आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्वामित्व का प्रकार चुनना चाहिए, यानी आप किस तरह से स्वामित्व को चयन करना चाहिए, कि आप एकल स्वामित्व रखना चाहिए या पार्टनरशिप में रखना चाहिए या कंपनी के रूप में काम करना चाहिए, तो आप इसका चयन करना चाहिए सबसे पहले। फिर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, यानी आप जिस भी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। फिर आपको साइट का सिलेक्शन करना चाहिए, यानी लोकेशन का चयन करना चाहिए। उस लोकेशन के चयन करने में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैंने बता दिया है आपको। पूंजी स्रोत क्या है, यानी कि आपको पूंजी की आवश्यकता होगी तो उस पूंजी का स्रोत क्या होना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो आप उत्पाद बना रहे हैं तो उसका निर्माण किस तरह से करना है, इसकी ज्ञान की जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसकी भी आपको प्राप्त करना है। फिर उसकी पैकेजिंग किस तरह से करनी है और उसका वितरण किस तरह से करना है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था एंटरप्राइज फाउंडेशन, ये यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको कंप्लीट जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और टॉपिक समझ में आया तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पुराने पेपर मिले या जो गेस्ट पेपर की पीडीएफ मिले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों, कोई भी डाउट हो इस क्लास से या और भी अदर क्लास से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।